हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 191 टू क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 191, इन द डिज़ाइन ऑफ फ्रेम्ड कनेक्शंस द रिवेट्स आर बोल्ट्स कनेक्टिंग द वेब ऑफ द बीम विद द कनेक्टिंग एंगल्स आर सब्जेक्टेड टू। फ्रेम्ड कनेक्शन में बीम की वेब को कनेक्ट किया गया है एंगल और रिवेट बोल्ट की सहायता से। तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं। ये फ्रेम्ड कनेक्शन है, इसमें कॉलम और बीम की वेब को कनेक्ट किया गया है एंगल और रिवेट की सहायता से या बोल्ट की सहायता से। वेब, बीम की वेब, ये वेब कहलाएगी, ये वाला कहलाता है टॉप फ्लेंज और इसको कहते हैं बॉटम फ्लेंज। एंगल में भी दो लेग होगी, एक लेग को अनकनेक्टेड जो है उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग लेग और जो कनेक्टेड उसको कहा जाएगा कनेक्टिंग लेग। इसमें हमें देखना है एंगल और वेब के बीच में कितने प्लेन बनेंगे जो कि रिवेट और बोल्ट की सहायता से कनेक्टेड है। तो एक प्लेन बनेगा, एक ये वाला प्लेन बनेगा और सेकंड प्लेन बनेगा राइट एंगल, ये राइट वाला जो एंगल है और वेब के बीच में। तो टोटल यहाँ पर दो प्लेन होंगे, दो प्लेन है इसलिए यहाँ पर डबल शेयरिंग होगी, डबल शेयरिंग होगी। ठीक है, जो फ्रेम्ड कनेक्शन है वेब को कनेक्ट किया गया एंगल की सहायता से, तो एंगल सब्जेक्टेड होगा डबल शेयरिंग एंड बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दो प्लेन है इसलिए वहाँ पर डबल शेयरिंग होगी एंड बियरिंग ऑन द वेब। क्वेश्चन नंबर 192, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज। इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला पूछा है आपको डायरेक्ट। फिलेट वेल्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिलेट वेल्ड क्या होता है, थ्रोट थिकनेस क्या होगी, वेल्ड साइज क्या होता है, इसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज, या टोटल लेंथ भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 192 फॉर्मूला होगा इफेक्टिव लेंथ का ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, मिनिमम लेंथ आपको पूछ लेते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द वेल्ड साइज। मतलब इफेक्टिव लेंथ मिनिमम कितनी होना चाहिए, 4 टाइम्स दी वेल्ड साइज, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, अ कंटिन्यूअस बीम विथ प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटीज इज शोन इन फिगर। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी गिवन है, इस स्पान की एमपी है, सेकेंड स्पान की भी कैपेसिटी कितनी एमपी और थर्ड में 0.5 एमपी। The correct sequence in which the plastic hinges will form in the beam is। प्लास्टिक हिंज की सीक्वेंस बताना है, कहाँ पर प्लास्टिक हिंज पहले बनेगा और कहाँ पर बाद में बनेगा। सीक्वेंस आपको पूछी गई ऑप्शन ए में, पहले प्लास्टिक हिंज सी ए और उसके बाद बी पे बनेगा, ये ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी ए एंड सी पर साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ बनेगा, ए और सी पर प्लास्टिक हिंज, उसके बाद बी पर प्लास्टिक हिंज बनेगा। ऑप्शन सी बी सी ए और ऑप्शन डी पहले बी पर बनेगा प्लास्टिक हिंज और उसके बाद ए और सी पर साथ साथ बनेगा। तो ये चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट द हिंजेस विल फॉर्म एट ए एंड सी साइमल्टेनियसली बिकॉज द कैरी ओवर फैक्टर फॉर सपोर्ट ए इज 0 while सपोर्ट सी ट्रांसफर हाफ ऑफ द मोमेंट टू फिक्स सपोर्ट ऑन दिस राइट साइड। तो पहले कहाँ पर बनता है, जो सपोर्ट होता है वहाँ पर प्लास्टिक हिंज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों पर साइमल्टेनियसली बनेगा, ए और सी पर, दोनों सपोर्ट पर प्लास्टिक हिंज पहले बनेगा ए और सी पर। और कैरी ओवर फैक्टर की बात करते जो हमने टॉस में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये जिसको स्ट्रक्चर एनालिसिस कहा जाता है, वो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से मोमेंट एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट पर ट्रांसफ़र होता है। ए से यदि हम देखते हैं तो लेफ्ट सपोर्ट कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पर कोई भी मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा।
लेकिन सी के राइट में देखेंगे तो फिक्स सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से आधा जो मोमेंट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। The hinge at C will form 0.5 MP while at A the moment MP is required। अब मोमेंट कितना होगा, यदि A की बात करते हैं तो A के लेफ्ट में भी MP है और राइट में भी MP है, तो A सपोर्ट पर कितना हो जाएगा, MP होगा। C सपोर्ट की बात करते हैं तो C के लेफ्ट में MP है और राइट में कितना है, 0.5 MP। तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वर्चुअल वर्क मेथड से हमने देखा था। सपोर्ट पे हम मोमेंट कौन सा लेते हैं, जो मिनिमम होता है दोनों से, क्योंकि ये जो कैपेसिटी की बात करते हैं इस सपोर्ट पर, एक साइड कैपेसिटी कितनी है, 0.5 MP और एक साइड MP है, तो हम मिनिमम लेंगे, वो कितना होगा, 0.5 MP। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द हिंज एट C विल फॉर्म 0.5 MP while at A the moment MP is required। Now due to redistribution of moments the hinge at B will form। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जब मोमेंट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो नेक्स्ट हिंज कहाँ पर होगा, अंडर द लोड। यहाँ पर UDL है, ठीक है, तो UDL कहाँ पर, A से C के बीच में, तो एक हिंज कहाँ पर बनेगा, A से C के बीच में। और यदि पॉइंट लोड होता, पॉइंट लोड के नीचे बनता हिंज। 3 हिंज बनेंगे, पहला बनेगा A और C पर साथ में बनेंगे साइमल्टेनियसली, और उसके बाद नेक्स्ट बनेगा B पर। तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 194, a thin hollow box section of 400 mm by 600 mm deep, ये outer dimensions given है, with uniform plate thickness of 10 mm all round is used for a beam, the plastic modulus of section and its shape factor will be। तो ये क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ मैं। शेप फैक्टर तो हम पढ़ चुके, शेप फैक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, और कुछ जनरल सेक्शन के हमने शेप फैक्टर भी देखे थे, कितना होता है, रेक्टेंगुलर के लिए कितना होगा, ट्रायंगुलर के लिए कितना होता है, स्क्वायर सेक्शन के लिए कितना होगा, ये कुछ सेक्शन के लिए हमने शेप फैक्टर देखा था। उस लिस्ट में यदि आप देखोगे, यदि आपने नोट की होगी लिस्ट, तो उसमें आप देखोगे तो शेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। शेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन बी और सी, इसमें आपको शेप फैक्टर लेस देन 1 दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, बी और सी। तो यहाँ अब आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं, ए और डी, 2 ऑप्शन बचेंगे। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझ सकते हो, शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर तो कितना होगा, शेप फैक्टर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, यदि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, 7/6। अब हमें प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ सेक्शन देखना है। ये क्वेश्चन गिवन है, जो बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी है, 400, डेप्थ है 600 mm, थिकनेस 10 mm है, ये न्यूट्रल एक्सिस है 300 mm पर। 2 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है, ये 1 और ये 2। 1 का एरिया हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, थिकनेस तो इसकी कितनी है 10, और ये कितना होगा, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 400 माइनस 10 माइनस 10, मतलब ये वाला 10 करेंगे माइनस और ये वाला 10, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 20। तो A1 निकलेगा यहाँ से। Y1 कितना होगा, इस 1 सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आउटर की अगर देखते हैं तो कितनी है 300, ये 600 है तो आधा कितना होगा 300, माइनस इस 1 सेक्शन की थिकनेस 10 है तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 300 माइनस 5। इसी टाइप से A2 निकालेंगे तो A2 कितना होगा, यदि इसकी हम बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की तो 300 इंटू 10, ये 300 इंटू 10, और ये वाला भी है, 2 सेक्शन है यहाँ पर, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना होगा 6000 mm स्क्वायर, और Y2 हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2, 150 mm। सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP। हम कैसे निकालते हैं, A1 Y1 प्लस A2 Y2, कंप्रेशन जोन का जो एरिया है इनटू न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस उस एरिया की, और इसको 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन का हम निकालेंगे। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखेंगे तो ZP कितना आएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 5,
ये 10⁵ आपको ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हम इसको इस टर्म में देखेंगे। जेड पे कितना हो जाएगा 40 mm³ और शेप फैक्टर होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा जिसमें कि 42 दिया है। वैसे आंसर तो 40 आएगा लेकिन 40 किसके आसपास है 42 के, और ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको यहीं तक करना है, लेकिन फिर भी शेप फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। शेप फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? शेप फैक्टर का फार्मूला होगा ZP प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस तो हमने निकाल लिया है। इलास्टिक के लिए क्या करते हैं, बेंडिंग इक्वेशन लगाएंगे, वहाँ से IX डिवाइडेड बाय Y मैक्सिमम, ये फार्मूला होता है ZE का। I आप देख सकते हो यहाँ पर I कैसे निकालेंगे, BD³/12 माइनस, ये कैपिटल D है, माइनस b/12 डिवाइडेड बाय Y मैक्सिमम। यहाँ पर स्मॉल b और कैपिटल B आपको पता होगा, ठीक है। स्मॉल b क्या होगा 400, कैपिटल B होगा 400, कैपिटल D होगा 600। स्मॉल b यदि हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 400 माइनस 10 तो 380, ठीक है। 380 इंटू स्मॉल d कितना होगा 600 माइनस 10 580। Y मैक्सिमम होगा 300, क्योंकि 600 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, Y मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का आउटर फाइबर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस की कितनी हो जाएगी मैक्सिमम 300। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ZE कितना होगा 34.03 इंटू 10⁵ mm³। यूनिट पे आपको याद रखना है यूनिट क्या होगी mm³। ये mm4 लिखा हुआ है, ये 4 है और ये 300 mm में है, तो mm4 डिवाइडेड बाई mm, तो ये कितना हो जाएगा mm³। शेप फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 1.175। क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 195 फिगर 13.18 show a continuous beam loaded with concentrated load W at the center of each span. The value of W at collapse will be, collapse load की वैल्यू आपको पूछा गया है। कंटिन्यूस बीम है, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है W सेंटर में। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फेलियर इन द लेफ्ट और राइट स्पान कैन बी कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ 2 हिंज। ठीक है, यदि हम लेफ्ट स्पान की बात करते हैं 3 टाइप से इसका कॉलेप्स हो सकता है स्ट्रक्चर का। पहले तो लेफ्ट स्पान कॉलेप्स हो सके, या फिर राइट हो सकता है, या फिर मिडिल स्पान। तो 3 हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे। लेफ्ट और राइट में दोनों में यदि हम देखेंगे तो मिरर इमेज होगी। इसका मतलब दोनों का यदि हम कॉलेप्स लोड निकालेंगे तो सेम आएगा। और दोनों में हिंज कितने बनेंगे, प्लास्टिक हिंज 2 बनेंगे। 2 कौन कौन से होंगे, यदि हम लेफ्ट स्पान की बात करते हैं तो दोनों सपोर्ट को यदि हम देखेंगे तो लेफ्ट वाला सपोर्ट तो क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो इस पर तो प्लास्टिक हिंज नहीं बनेगा। और जो कंटिन्यूस बीम में इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं, इसमें 2 सपोर्ट तो वैसे सपोर्टेड जो है सिंपली सपोर्टेड है सारे, लेकिन हम क्या करते हैं कंटिन्यूस बीम में दोनों एंड पे जो सपोर्ट होते हैं उसको सिंपली सपोर्टेड जैसा हम ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिक हिंज नहीं बनेंगे। ये सपोर्ट पे भी नहीं बनेगा, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी नहीं बनेगा। तो पहले वाला यदि हम लेते हैं, ये स्पान लेते हैं, तो एक प्लास्टिक हिंज बनेगा लोड पर और सेकेंड बनेगा राइट सपोर्ट पे। राइट वाला स्पान लेते हैं तो एक प्लास्टिक हिंज यहाँ बनेगा और एक लोड के अंडर बनेगा। और थर्ड हम सेक्शन लेंगे मिडिल, तो मिडिल में क्या होगा, दोनों सपोर्ट पे भी बनेगा और लोड पे भी बनेगा। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं हम और आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। फेलियर इन द लेफ्ट और राइट स्पान कैन बी कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 हिंजेस। तो हम लेफ्ट और राइट में से कोई एक सॉल्व कर लेंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा। यहाँ पर हमने लिया है लेफ्ट स्पान, तो लेफ्ट में एक प्लास्टिक हिंज बनेगा लोड के नीचे बनेगा और सेकंड बनेगा राइट में। ठीक है, एक यहाँ पर बनेगा
तो जहाँ पर बनेगा ये लोड के नीचे वहाँ पर मोमेंट कितना होगा MP, और राइट सपोर्ट पे कितना होगा ये मैंने आपको समझाया था इसी वीडियो में और पहले भी समझा चुका हूँ। सपोर्ट पर हम देखते हैं दोनों साइड देखेंगे मोमेंट कितना है और जो मिनिमम होगा वो लेंगे। तो इस सपोर्ट कितना हो जाएगा 0.8 MP, तो ये कितना होगा 0.8 MP। ये L/2 है, थीटा ये भी थीटा है, ये भी थीटा क्योंकि सेंटर पे लोड है। यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड से हमने क्वेश्चन किए 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं लास्ट वीडियोस जितने भी हमने डिज़ाइन ऑफ स्टील के किए उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। वर्चुअल वर्क मेथड से हमने निकाला था कोलैप्स लोड। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क डन इंटरनल इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। इंटरनल कितना होगा, लोड इंटू डिफ्लेक्शन कितना है डेल्टा। एक्सटर्नल लोड की बात, एक्सटर्नल वर्क डन की बात करते तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया इसमें। इंटरनल कौन सा है, इंटरनल ये वाला है MP2 थीटा प्लस 0.8 MP थीटा, और एक्सटर्नल होगा W इंटू डेल्टा। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये इंटरनल की जगह यहाँ पर लिखना है एक्सटर्नल लिखना है, और जहाँ एक्सटर्नल लिखा वहाँ पर इंटरनल लिखना है। डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो डेल्टा हो जाएगा थीटा L/2। यहाँ वैल्यू रखना है, कोलैप्स लोड कितना होगा 5.6 MP/L। सिंपल है यहाँ पर। सेकेंड हम देखते हैं द फेलियर इन द मिडिल स्पान विल बी कॉस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ 3 इंचेस। 3 इंच कहाँ पर बनेंगे, मिडिल स्पान में 3 इंच बनेंगे दोनों सपोर्ट पर और एक बनेगा अंडर द लोड। यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, तो इसमें क्या होगा, तीनों हिंज पर मोमेंट कितना होगा 0.8 MP। ठीक है, सेंटर में तो 0.8 MP होगा और दोनों सपोर्ट पे भी हम मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम कितना है 0.8 MP। यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, इसमें भी करेक्शन कर लेना है, आई की जगह ई लिखना, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल होगा और एक्सटर्नल की जगह इंटरनल आएगा। 0.8 MP थीटा, 0.8 MP थीटा, 0.8 MP इंटू थीटा प्लस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 3.2 MP थीटा। तो W होगा 6.4 MP/L। दो कोलैप्स लोड हमने निकाले हैं, वैसे देखा जाए तो 3 कोलैप्स लोड है। फर्स्ट वाला जो है ये लेफ्ट स्पान के लिए हमने निकाला, राइट के लिए निकालोगे तो इतना ही वैल्यू आएगी उसकी भी। और थर्ड हमने निकाला है मिडिल स्पान के लिए 6.4 MP/L। अब कोलैप्स लोड क्या होता है, कोलैप्स का मतलब होगा कि हमने जो 3 लोड निकाले हैं उनमें से जो मिनिमम लोड होगा उसी में स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो हम मिनिमम लोड लेंगे, यही हमारा मैक्सिमम लोड होगा। जो मिनिमम लोड होगा तीनों में से वही हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, या जिसको हम कोलैप्स लोड कहते हैं, उसी पर हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। द लोअर लोड 5.6 MP/L विल बी टेकन एज द कोलैप्स लोड। क्वेश्चन नंबर 195 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5.6 MP/L। Question number 196. The rolled steel section used in a cased beam has width B mm and diameter D mm. The minimum width of the finished cased beam is given by. आरसीसी और स्टील में मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको IS कोड से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको IS कोड से क्लोज पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये IS कोड में दिया हुआ है, स्टील IS 800 1984 में क्लोज नंबर 10.1 में जो डी वाला पॉइंट उसमें गिवन है, द मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड केसिंग इज इक्वल टू B0 प्लस 100 mm, वेयर B0 इज द विड्थ ऑफ द स्टील फ्लेंज इन मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन बी इज करेक्ट, B प्लस 100। जो विड्थ होगी मिनिमम विड्थ कितनी होगी B प्लस 10 mm। और भी कुछ पॉइंट्स है ये भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 197, गिवन डेट AE इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर एंड सिग्मा y yield stress in order to obtain the ultimate strength of a tension member as per the plastic design concept AE sigma y is to be multiplied by। तो प्लास्टिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ये भी हम कहाँ से देखेंगे, जो IS कोड है
IS code 800-1984, clause number 9.2.4. Tension member, the calculated maximum load capacity P of a tension member shall be 0.85 A into Fy. तो इसमें मल्टीप्लाई हम यदि देखेंगे तो किससे किया गया है, 0.85 से। इसमें मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 0.85 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी तो आपको जो क्वेश्चन पूछा वो किसके लिए पूछा है, टेंशन मेंबर के लिए। यदि हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं, 9.2.5 स्ट्रट्स द कैलकुलेटेड मैक्सिमम लोड कैपेसिटी P ऑफ अ स्ट्रट शेल बी 1.7। ये इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.7 से। तो ये ध्यान रखना, आप दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, कंप्रेशन और टेंशन। टेंशन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा और कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1.7। क्वेश्चन नंबर 198, अ टिम्बर बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान L and of cross section B by D is said to be laterally supported if D by B and L by B are respectively. टिम्बर बीम है, इफेक्टिव स्पान L और क्रॉस सेक्शन उसका B by D है। said to be laterally supported if D by B and L by B, इसका रेशियो आपको पूछा है, तो देखते हैं हम इसका रेशियो क्या होगा। टू प्रिवेंट लेटरल बकलिंग the minimum width of beam is kept equal to or more than L by 50 and D by 3. लेटरल बकलिंग के रोकने के लिए, लेटरल बकलिंग को रोकने के लिए बीम, जो टिम्बर बीम है, उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होगी, मतलब जो विड्थ है बी वो मिनिमम कितनी होगी, L by 50 एंड D by 3। मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम कितनी होगी, L by 50 और D by 3। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें रेशियो पूछा है किसका, D by B। ठीक है, तो L by B और D by B हम निकालेंगे तो 50 को इस साइड ले जाते हैं, 50 लेस देन L by B और 3 लेस देन D by B। तो ये रेशियो आपको पूछा है, L by B और D by B क्या होगा, लेस देन 50 एंड लेस देन 3। तो लेस देन और ग्रेटर देन, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर समझना है। जो विड्थ होगी, मिनिमम विड्थ होगी L by 50। क्वेश्चन नंबर 198, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है ये लेस देन 3 और 50 होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 198, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको बेसिक ये वाला याद रखना है, जो विड्थ है वो ग्रेटर देन होगा L by 50 और D by 3 से। अब रेशियो क्या पूछता है वो आपको देखना है। रेशियो आपको ये भी पूछा जा सकता है, B by L कितना होगा, D by B कितना होगा, या कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये बेसिक आप याद रखोगे तो देख सकते हो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, a timber column is made up of two individual members with longitudinal axis parallel, separated at the ends and middle points of their length by blocking and joined at the end by timber connectors. Such a column is called, option A built up column, option B composite column, C spaced column and option D flexed column. क्वेश्चन में आपको एक डेफिनेशन गिवन है कॉलम की, और पूछा गया कि कौन से कॉलम की डेफिनेशन है। देखते हैं, यहाँ पर हम दो कॉलम समझेंगे, स्पेस्ड कॉलम और बिल्टअप कॉलम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिगर में गिवन है, 3 फिगर है ए बी सी। ए सिंपल वुड कॉलम है, बी स्पेस्ड कॉलम है और सी बिल्टअप कॉलम है। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा स्पेस्ड कॉलम और बिल्टअप कॉलम में। स्पेस्ड कॉलम्स consist of 2 or more parallel single members separated at a specific location along their length by blocking and rigidly tied together at their ends. स्पेस्ड कॉलम में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पैरेलल सिंगल मेंबर होंगे जो कि अलग किए जाते हैं, अलग होंगे, सेपरेटेड स्पेसिफिक लोकेशन पे बाय ब्लॉकिंग, और उसके एंड को टाई किया जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये 2 मेंबर हैं
ठीक है, ये एक मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है। दोनों मेंबर को सेपरेट किया गया है, इसकी सहायता से ब्लॉकिंग यूज़ किया गया है स्पेसिफिक लोकेशन पे, और दोनों एंड पे इसको टाई किया जाता है। लेकिन बिल्टअप कॉलम में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, इतना तो सेम है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक मेंबर होते हैं बिल्टअप कॉलम में, और स्पेस्ड कॉलम में भी 2 या 2 से अधिक मेंबर का यूज़ किया जाता है। जॉइन टुगेदर बाय मैकेनिकल फास्टनर्स सच दैट द असेंबली एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। बिल्टअप कॉलम में क्या होता है, जो 2 या 2 से हमने अधिक मेंबर का यूज़ किया है उनको इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है कि वो एक सिंगल यूनिट जैसे काम करे, वो सिंगल यूनिट जैसी असेंबली होगी, उसको हम कहेंगे बिल्टअप कॉलम। क्वेश्चन नंबर 199 में जो डेफिनेशन गिवन है वो किसकी है, स्पेस्ड कॉलम की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। A simply supported beam of uniform cross section has a span L and is loaded by point load P at its mid span. The length of elastoplastic zone of the plastic hinge will be। इलास्टोप्लास्टिक जोन के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक पॉइंट लोड है सेंटर में, स्पान एल है तो ये कितना होगा, L/2 ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन बना लिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम का यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जहाँ पर कि सेंटर में पॉइंट लोड है, उसके लिए क्या बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वाला बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उसको हमने कितना एज्यूम कर लिया, MP, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो MP है। सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट सेंटर में या जहाँ पर लोड है वहाँ पर मैक्सिमम होगा और सपोर्ट पे 0 होता है और लीनियरली वेरी करेगा ये। तो इलास्टोप्लास्टिक जोन का मतलब क्या हो जाएगा, वह जोन जहाँ पर मोमेंट कितना हो, इलास्टिक से ज़्यादा हो और प्लास्टिक से कम, मतलब प्लास्टिक तक हो, इस रेंज को कहा जाता है इलास्टिक से प्लास्टिक। ये जोन क्या कहलाएगा, इलास्टोप्लास्टिक जोन, जहाँ पर कि मोमेंट क्या होगा, इलास्टिक और प्लास्टिक मोमेंट होगा। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लगाना सिमिलर ट्रायंगल की। ये एक्स हमने ले लिया है इलास्टोप्लास्टिक जोन, कितना है, एक्स है, ये MP है, और इससे कुछ कम जो मोमेंट होगा वो My के बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो MP/My, ये इस ट्रायंगल में ये MP डिवाइडेड बाय My किया हमने, इज इक्वल टू क्या होगा, L/2 डिवाइडेड बाय L/2 माइनस x/2। सिंपल प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल की। MP/My क्या होता है, शेप फैक्टर, ये डेफिनेशन देखी थी शेप फैक्टर की, MP/My। क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं क्रॉस सेक्शन क्या है बीम का, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको क्या लेना, रेक्टेंगुलर लेना, क्योंकि जनरली जो बीम होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम लेंगे और उसके लिए शेप फैक्टर कितना होता है, 1.5। MP/My की जगह हम रख देंगे 1.5। 1.5 रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कितना होगा, L/3। तो ये जो x की वैल्यू है ये होगी इलास्टोप्लास्टिक जोन, और वो कितना होगा, L/3। ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 200, ऑप्शन A इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके।